साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम सभी के परिवार एसएल स्टडी में। साथियों, आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं पर्यावरण पेडागोजी के सतत व्यापक मूल्यांकन, शिक्षण के दौरान प्रश्न पूछना, मुखर और लिखित अभिव्यक्ति के अवसर देना, वर्कशीट्स एवं एनेक्डोटल रिकॉर्ड का प्रयोग करना, बच्चे की पोर्टफोलियो का विकास करना, केस स्टडी और व्यक्तिगत प्रोफाइल से शिक्षण व्यवस्थाएं हम आज के इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो चलिए आज के इस शानदार टॉपिक को शुरू करते हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो जैसे आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वह सतत और व्यापक मूल्यांकन। तो प्यारे साथियों, अगर हम बात करें सतत और व्यापक मूल्यांकन की, तो अधिगम एक सतत प्रक्रिया। अधिगम कैसी प्रक्रिया है? अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। अधिगम का मतलब होता है सीखना, और सीखना एक सतत का मतलब होता है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। तो अधिगम कैसी प्रक्रिया है? एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, इसलिए मूल्यांकन भी सतत होना चाहिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में मूल रूप से विद्यार्थी के जीवन ज्ञान की परीक्षा के स्थान पर उनके अधिगम के मूल्यांकन के लिए चुना गया है। तो अगर हम बात करें सतत एवं मूल्यांकन की, तो सतत और मूल्यांकन को मुख्य रूप से विद्यार्थी के ज्ञान के स्थान पर उसके जो अधिगम की प्रक्रिया है उसके मूल्यांकन के लिए जो है, तो हम सतत और व्यापक मूल्यांकन को चुने हैं, है ना। इससे क्या होगा कि बच्चे के ज्ञान के मूल्यांकन ना हो के बल्कि उसके अधिगम का मूल्यांकन किया जाता, किसमें? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए फिर क्या है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई का अर्थ छात्रों के विद्यालय आधारित शिक्षा प्रणाली से संबंधित है। जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है यह छात्रों के क्या शिक्षा संबंधी यानी शिक्षा से संबंधित जो प्रणालियां हैं उससे संबंधित यह सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके स्थान पर उनके अधिगम की प्रक्रिया को मूल्यवान बनाने के लिए चुना गया है। जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है इसको बच्चों के मूल्यवान जो उनकी प्रक्रिया है, अधिगम की प्रक्रिया है, उसको मूल्यवान बनाने के लिए चुना गया, क्योंकि इसके माध्यम से क्या होगा, जो बच्चों की मूल्यांकन की जो अधिगम की जो प्रक्रिया है वह बहुत ही मजबूत हो जाएगी। ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई का अर्थ छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली संबंधित है, जिसमें छात्रों के विकास के सभी पक्ष शामिल होते हैं। यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन में जो छात्र से जो विद्यालय आधारित मूल्यांकन है उनकी प्रणालियाँ संबंधित है ना। इससे क्या होगा, जो छात्रों के विकास के जो सभी पक्ष है, चाहे वह मानसिक पक्ष हो, सामाजिक पक्ष हो, आर्थिक पक्ष हो व शैक्षिक पक्ष हो, उन सभी पक्षों का अधिक से अधिक विकास करना है। ठीक है, फिर क्या है कि इसमें दोहरे उद्देश्यों को बल दिया जाता है। यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन के किसको बल दिया जाता है? दोहरे उद्देश्य, है ना। यह उद्देश्य एक और मूल्यांकन में निरंतरता और व्यापक रूप से सीखने के मूल्यांकन पर तथा दूसरी ओर व्यवहार और परिणामों पर आधारित होती है। यानी इसके जो उद्देश्य होते हैं दो होते हैं। ठीक है, एक मूल्यांकन की निरंतरता और जो व्यापक रूप से सीखने यानी व्यापक रूप से जो अधिगम है उनका मूल्यांकन, और दूसरी ओर व्यवहार के परिणामों पर आधारित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें प्यारे साथियों यहाँ पे सतत और व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है, तो देखिए सतत और व्यापक मूल्यांकन से बोधात्मक मनो प्रेरक और भावात्मक कौशलों का विकास में सहायता मिलती है। यानी जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है इसके माध्यम से क्या होता है, जो बोधात्मक मनोप्रेरक है, जो यानी बच्चे के जो बालक के जो बोध से को वृद्धि करने वाले जो प्रेरक है और भावनात्मक कौशलों के विकास में क्या मिलती है? सहायता मिलती है। ठीक है, इससे क्या होगा, बच्चे में बोधात्मक और कौशलात्मक भावनात्मक कौशल का विकास होता है। ठीक है, यह सीखने की प्रक्रिया पर बल देती है, ना कि रटने पर। यानी जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है यह सीखने यानी अधिगम की प्रक्रिया पर बल देती है, ना कि याद करने की, रटने की। ठीक है, नियमित निदान के आधार पर उपचारात्मक अनुदेशों के बाद छात्रों की उपलब्धि और अध्यापन अधिगम कार्यनीतियों में सुधार के लिए मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। यानी नियमित निदान यानी किसी भी समस्या है उसका एक निश्चित व नियमित निदान के आधार पर उपचारात्मक अनुदेशों यानी उपचारात्मक यानी उन समस्याओं का समाधान करने वाले अनुदेशों व निर्देशों के बाद ही छात्रों की उपलब्धि और अध्यापन व अधिगम कार्यनीतियों में सुधार करने के लिए मूल्यांकन का उपयोग करना
पड़ता है। ठीक है, गुणवत्ता नियंत्रण युक्ति में भी मूल्यांकन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी बच्चों के जो अधिगम की जो गुणवत्ता है उसके रूप में भी सतत और व्यापक मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि सतत और व्यापक मूल्यांकन के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो सतत व व्यापक मूल्यांकन के निम्न विषयों में मूल्यांकन किया जाता है। पहला क्या, शारीरिक स्वास्थ्य, यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन का जो क्षेत्र होता है वह शारीरिक स्वास्थ्य होता है, यानी बालक जो है तो शारीरिक रूप से कितना स्वस्थ है, वह उसकी जो शैक्षिक क्रियाएं किस कार्य से गतिविधि कर रही है, इसका जो है तो शारीरिक स्वास्थ्य भी मूल्यांकन का एक क्षेत्र है। क्रियाकलापों को करने की विधि, यानी जो बालक है वह अपने अधिगम में किस प्रकार की क्रियाकलाप कर रहा है ना, कैसे पढ़ाई कर रहा है, कैसे लिखाई कर रहा है, इस प्रकार जो है किस प्रकार अधिगम की प्रक्रिया को पूर्ण कर रहा है, इन क्रियाकलापों की जानकारी भी हमें मूल्यांकन के क्षेत्र के अंतर्गत ही आती है। रुचि, अभिरुचि, अभिव्यक्ति, सामाजिक विज्ञान, यानी बालक की किस कार्य में ज़्यादा रुचि है, किस में वह अभिरुचि रखता है ना, उसकी अभिवृत्तियाँ क्या है, सामाजिक व्यवहार क्या है, वह समाज में किस तरह का व्यवहार करता है, ये सारी जानकारियाँ भी हमें मूल्यांकन के क्षेत्र में ही मिलती हैं। ठीक है, किस प्रकार के संदेशों को प्रदर्शित करता है, यानी जो बालक है, बालक में अधिगम की क्या शालीनताएँ हैं, वह किस प्रकार के संदेश को वो जो है तो प्राप्त करता है। ठीक है, इस प्रकार के जो सारे क्षेत्र मूल्यांकन के आते हैं। अब अगर हम बात करें मूल्यांकन के प्रकारों की बातें, तो पहला है व्यवहारिक मूल्यांकन, यानी रचनात्मक मूल्यांकन फीडबैक मुहैया कराता है जो विद्यार्थियों को स्थितियों को समझने और उन्हें दूर करने में विशेष सहायता देता है। जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है, ठीक है, रचनात्मक मूल्यांकन क्या करता है कि फीडबैक मुहैया कराता है। ठीक है, जो क्या करता है, विद्यार्थियों की स्थितियों को समझने और उन्हें दूर करने की विशेष सहायता देता है। यानी रचनात्मक मूल्यांकन जो होता है, या फीडबैक का मतलब होता है प्रतिक्रियाएं देना। तो प्रतिक्रियाएं का जो है तो सुविधा उपलब्ध को क्या उपलब्ध कराता है, जिससे क्या होता है कि विद्यार्थियों की जो स्थितियां हैं उनको समझने और उन्हें दूर करने के लिए क्या मिलता है, विशेष सहायता मिलता है। ठीक है, सैडलर के अनुसार क्या है कि रचनात्मक मूल्यांकन में फीडबैक और स्व मॉनिटर दोनों ही शामिल होते हैं। ठीक है, रचनात्मक मूल्यांकन क्या व फीडबैक और स्व मॉनिटरन दोनों ही शामिल होते हैं। इससे क्या होता है, बच्चों में जो है तो उनके मूल्यांकन का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे कुछ कौशलों के बारे में, यानी बच्चों में मौखिक कौशल और लिखित कौशल जो है तो उनमें कौशल का विकास करना है। तो देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे मौखिक कौशल और है ना, तो मौखिक कौशल जो है प्यारे साथियों, वह मौखिक शब्द मुख से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलने से। ठीक है, जो मौखिक शब्द है वह मुख से बना है और उसका अर्थ होता है बोलना। ठीक है, अभिव्यक्ति क्या होता है, अभिव्यक्ति का मतलब होता है शब्द का अर्थ खुद को व्यक्त करना, यानी मौखिक का मतलब होता है मुख बोलने की कौशल, और अभिव्यक्ति का मतलब होता है मतलब स्वयं व्यक्त, यानी व्यक्त करना, स्वयं के बारे में व्यक्त करना ही अभिव्यक्ति कहलाता है। ठीक है, अतः जब कोई मनुष्य अपने विचारों को बोलकर दूसरे के सामने व्यक्त करता है तो उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं कि जब कोई एक मनुष्य है वह क्या करता है, अपने बारे में किसी व्यक्ति के पास क्या अपने बारे में स्वयं बोलकर वह जो है तो अपने बारे में दूसरे व्यक्ति के सामने अपने को समक्ष व्यक्त करता है ना, अपने बारे में व्यक्त करता है, तो उसे क्या कहते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। ठीक है, और अगर बात करें हम कौशल का मतलब होता है यहाँ ठीक तरह से काम करने की योग्यता व क्षमता, यानी सीधी सी बात है, कौशल का मतलब होता है किसी भी कार्य करने की योग्यता व उस कार्य को करने में निपुणता। ठीक है, इस प्रकार मौखिक कौशल अभिव्यक्ति कौशल का अर्थ बोलकर स्वयं को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करने की योग्यता को कहा जाता है। अगर हम बात करें मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की, तो स्वयं को किसी दूसरे व्यक्ति के पास सही ढंग से व उचित तरीके से व्यक्त करना, अपने बारे में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, मौखिक कौशल अभिव्यक्ति कहलाती है। ठीक है, अगर हम बात करें सामान्यतः मनुष्य प्राय मौखिक अभिव्यक्ति का अर्थ केवल अपनी बात को बोलकर बताने से लेते हैं। जो मनुष्य होते हैं उनकी क्या मानसिकता रहती है, वह केवल अगर अपने बारे में ही बता देते हैं तो वह मौखिक अभिव्यक्ति कौशल मान लेते हैं, जबकि यह इसका संकुचित अर्थ है। व्यापक रूप से मौखिक अभिव्यक्ति का अर्थ होता है अपनी बात को भाव के अनुसार ठीक प्रकार से कहने, विचारों को स्पष्टता, विचारों की क्रमबद्धता, विचारों की स्वाभाविकता आदि से होता है, जिससे दूसरे काफी बार आपकी बात से को ठीक तरीके से समझ ले। ठीक है,
क्योंकि जब व्यक्ति अपने बारे में क्या कि केवल अपने बारे में ही बताता है तो इससे क्या होता है, यह इसका जो मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का यह एक संकुचित अर्थ है। जबकि अगर हम व्यापक अर्थ के बारे में बात करें तो जब एक व्यक्ति द्वारा अपने भावों को, अपने विचारों को, अपनी बातों को इस प्रकार एक दूसरे व्यक्ति के सामने व्यक्त करता है कि वह व्यक्ति, जो अगला व्यक्ति है, वह उस व्यक्ति के विचारों, भावों व उसकी रुचियों को स्पष्ट रूप से समझ सके, वही मौखिक अभिव्यक्ति व्यापक मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें हम कि मौखिक अभिव्यक्ति के प्रकार क्या हो सकते हैं। तो पहला क्या है, परस्पर मौखिक अभिव्यक्ति यानी इंटरेक्टिव स्पीकिंग, यानी इसमें बोलने वाला तथा सुनने वाला एक दूसरे को सुन सकते हैं ही तथा अपनी बातें कह सकते हैं, जैसे दोस्तों की बातचीत है ना, किसी को फ़ोन करना। तो ये क्या है, परस्पर मौखिक अभिव्यक्ति। परस्पर यानी लगातार। तो इसमें क्या होता है, एक बोलने वाला होता है, एक सुनने वाला होता है, यानी यह भी अपनी बातें कह सकता है और यह भी अपनी बातें कह सकता है। ठीक है, जैसे ये आमने सामने है, हो सकता है ये फ़ोन में बात करें तो फ़ोन में भी इस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें अपरस्पर मौखिक अभिव्यक्ति यानी नॉन इंटरेक्टिव स्पीकिंग, जहाँ पर बोलने वाला सुनने वाले को सीधा संबंध ना स्थापित करके, जैसे सेमिनार, रेडियो, टीवी, तो इस प्रकार की अभिव्यक्ति क्या होती है, इसमें व्यक्ति आमने सामने नहीं होते। ठीक है, इसके माध्यम से क्या कि रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, है ना, सेमिनार के माध्यम से अपनी बातों को व्यक्त किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बच्चों में मौखिक कौशल विकास की जो प्रमुख विधियां हैं उनके बारे में हम बात करते हैं, यानी उनमें हम इस मौखिक कौशल विकास को हम किस प्रकार कर सकते हैं। जैसे सस्वर वाचन, बच्चों में क्या सस्वर वाचन यानी बोल बोल कर पढ़ाना चाहिए। इससे क्या होगा, उनके बोलने की कला जो होगी, कौशल होगी, वह वृद्धि होगी। वार्तालाप यानी बच्चों को अधिक से अधिक कन्वर्सेशन या वार्तालाप करना चाहिए, है ना। प्रश्नोत्तर विधि, QA मेथड, तो इससे क्या होगा, अगर हम बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, है ना, किसी टॉपिक से संबंधित, तो बच्चे भी बोलने में अधिक माहिर हो जाएंगे। वाद विवाद यानी बच्चों में आपस में वाद विवाद की स्थितियां भी बनानी चाहिए, उनमें आपसी सहयोग की भावना भी बनानी चाहिए, और जो है तो सामूहिक चर्चा के लिए भी विकसित करना चाहिए, यानी ग्रुप डिस्कशन। इससे क्या होगा, बच्चों में जो बोलने की जो मौखिक कौशल है वो भी वृद्धि होगी। ठीक है, चित्र वर्णन यानी पिक्चर नरेशन, यानी बच्चों में जो है तो चित्र देखकर उन्हें वर्णन करने के लिए बोलना चाहिए। यानी कोई चित्र है जंगल का, वहाँ पे हम बच्चों से पूछेंगे, बच्चों यहाँ पे आप बता सकते हो कि पेड़ कहाँ पे है, जानवर कहाँ पे है, नदियाँ कहाँ पे, इस प्रकार जो है तो हम बच्चों में बोलने के कौशल को विकास कर सकते हैं। नाटक मंचन यानी बच्चों को जैसे रामलीला वगैरह होता है, कुछ नाटक होता है, नाटकों के माध्यम से उनमें जो है तो मौखिक कौशल का विकास हो सकता है। ठीक है, चलिए हम बात करें प्यारे साथियों, अब पोर्टफोलियो क्या होता है। ठीक है, पोर्टफोलियो के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, पोर्टफोलियो क्या होता है कि छात्रों को सभी पक्षों की जानकारी प्राप्त करना, यानी जो पोर्टफोलियो होता है, पोर्टफोलियो के माध्यम से है तो छात्र जो है तो सभी पक्षों की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, छात्रों का आकलन एवं मूल्यांकन करना, यानी इसके माध्यम से छात्रों के आकलन और उनका मूल्यांकन किया जाता है। छात्रों की रुचि को जाना जाता है, छात्रों हेतु अधिगम की योजनाओं का निर्माण किया जाता है, उनकी कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, पोर्टफोलियो में अगर हम बात करें प्यारे साथियों यहाँ पे पोर्टफोलियो के परिचय के बारे में कुछ, तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर आधारित है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में बच्चों के व्यवहार में होने वाले व्यवहारगत परिवर्तन को समय समय पर आकलन किया जाता है, जो कि बच्चों के चौमुखी विकास के लिए बहुत आवश्यक है। बच्चों का समय समय पर आकलन करने हेतु अलग अलग प्रकार की प्रणालियों को अपनाया जाता है, जिसमें एक पोर्टफोलियो है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो वर्तमान की शिक्षा प्रणाली वह बहुत ही सतत एवं व्यापक के आधार पर आधारित है। ठीक है, सतत और व्यापक मूल्यांकन में बच्चों के व्यवहार में जो होने वाले व्यवहारगत परिवर्तन हैं उनमें क्या होता है, समय समय पर आकलन किया जाता है। इससे क्या होता है कि बच्चों के चहुमुखी विकास, यानी बच्चों का मानसिक, शारीरिक, सामाजिक व आर्थिक सभी प्रकार से संपूर्ण विकास के लिए बहुत ही मदद मिलती है। ठीक है, बच्चों का जो समय समय पर आकलन करने के लिए कुछ अलग अलग प्रकार की प्रणालियों को अपनाया जाता है, जिसमें एक प्रणाली है पोर्टफोलियो। आज हम पोर्टफोलियो के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर देखें कि किसी विद्यार्थी के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन का आकलन करने के लिए विद्यार्थी के सभी पक्षों की जानकारी होना आवश्यक है।
जैसे अगर मैं, मेरा प्यारा विद्यार्थी राजा है, अगर मुझे उसके बारे में कुछ आकलन करना, उसकी योग्यता, उसकी मानसिक क्षमता, उसकी शैक्षिक योग्यता, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए कि उसके सभी पक्षों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। ठीक है, यानी उसको क्या पसंद है, कौन से विषय में उसकी रुचि है, कौन से विषय को पढ़ना उसे अच्छा लगता है। इस प्रकार अगर मुझे पूरी जानकारी होगी तो मैं उसके जो है तो अधिगम का आकलन कर सकता हूँ। ठीक है, विद्यार्थी के सभी पक्षों की सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए जो दस्तावेजों का संग्रह होता हुआ पोर्टफोलियो कहलाता है। यानी अगर मुझे अपने विद्यार्थी की योग्यताओं का जांच परजांच करना है तो उसके लिए मुझे कुछ आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जैसे उसकी अंकसूचियाँ हो गई है ना, उसके प्रगति पत्रक, उसकी अभिरुचियाँ, कॉपी, बुक। तो ये सारी जानकारियाँ जब मेरे पास उपलब्ध होंगी तो मैं उसके पोर्टफोलियो यानी उसके अधिगम की जाँच कर सकता हूँ। ठीक है, मुख्य तो पोर्टफोलियो अलग अलग प्रकार की जानकारियों का संग्रह दस्तावेज होता है। यानी जो पोर्टफोलियो होता है वह अलग अलग दस्तावेजों का एक संग्रह होता है और यह अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार से बनाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं, इसलिए हम विद्यार्थियों से संबंधित ही पोर्टफोलियो के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर हम पोर्टफोलियो का अर्थ की बात करें प्यारे साथियों, तो किसी भी विषय, संस्थान, व्यक्ति विशेष से संबंधित है। ठीक है, समस्त जानकारियों का संग्रह जिस दस्तावेज में होता हुआ है पोर्टफोलियो कहलाता है। यानी यह किससे संबंधित है, यह किसी विषय से संबंधित हो सकता है, संस्था से संबंधित हो सकता है या फिर विशेष व्यक्ति से संबंधित हो सकता है। ठीक है, जानकारियों का संग्रह और उससे संबंधित जो जानकारियाँ होती हैं उनका संग्रह जिस दस्तावेज में होता हुआ पोर्टफोलियो कहलाता है। ठीक है, चलिए पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें कुछ परिभाषा के बारे में, तो अधिगम की प्रक्रिया के दौरान छात्र के व्यवहार में होने वाले व्यवहारगत परिवर्तन के मूल्यांकन हेतु विद्यार्थी की उपलब्धियां, कमियां, व्यक्तिगत जीवन संबंधी जानकारी, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, विद्यार्थी द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों आदि इत्यादि अवधि अनुसार समस्त जानकारियों का संग्रह करने के लिए एक दस्तावेज तैयार किया जाता है जिसे पोर्टफोलियो कहते हैं। ठीक है, जिसमें शिक्षक को विद्यार्थी के समक्ष समस्त पक्षों का मूल्यांकन करने में आसानी होती है और वह दस्तावेज पोर्टफोलियो कहलाता है। ठीक है, तो इसमें इसमें क्या किया जाता है कि अधिगम के दौरान जो एक छात्र है उसकी जो अधिगम की कमियां हैं, उसकी जो विशेषताएं हैं, उसकी योग्यताएं, उन सारी जानकारियों का संग्रह किसमें होता है, पोर्टफोलियो में होता है। और पोर्टफोलियो के अध्ययन से एक शिक्षक क्या उसकी योग्यता व उसकी क्षमताओं का मूल्यांकन आसानी से कर सकता है और जो कमियां हैं उनको दूर करने का भी प्रयास कर सकता है। ठीक है, आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर में आ गया होगा। ठीक है, तो हमने आपको वहाँ पे देखा कि अगर पोर्टफोलियो के उद्देश्यों की बात करें तो इससे क्या होगा कि छात्र के सभी पक्षों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है ना, कि वह किस विषय में ज़्यादा तेज है, किस विषय में कम है, किस में ज़्यादा रुचि है, किस में कम रुचि है, उसकी भी जानकारी लग सकते हैं। छात्रों के आकलन एवं मूल्यांकन, यानी छात्र किस स्थिति में प्रगति कर रहा है, किस स्तर से उसका मूल्यांकन हो रहा है, उसकी अधिगम की क्षमताएँ क्या हो रही है, इस प्रकार हम उसमें आकलन और मूल्यांकन कर सकते हैं। छात्र की रुचि जानना, यानी पोर्टफोलियो के माध्यम से हम जब अध्ययन करेंगे तो छात्र की रुचि की भी जानकारी मिल जाएगी कि छात्र को किस विषय में ज़्यादा रुचि है, कौन सा सब्जेक्ट उसे अच्छा लगता है ना। चलिए आगे देखते हैं। छात्रों हेतु अधिगम योजनाओं का निर्माण किया जा सकता है। इससे क्या होगा कि छात्र से जिस अधिगम में कमी है उसके लिए अच्छे अच्छे योग्यताओं वाली अधिगमों का निर्माण किया जा सकता है। इससे छात्र में अधिगम के प्रति और अनुभव बढ़ेगा। ठीक है, छात्र की कमियों को दूर किया जा सकता है। इससे क्या होगा कि छात्र की जब हम जान जाएंगे, हमें पता चल जाएगा कि छात्र को किस विषय में ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उससे क्या होगा कि छात्र की उस समस्या को दूर करने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर हम बात करें पोर्टफोलियो को छात्र के संदर्भ में, तो स्वयं का मूल्यांकन करना, यानी इसके माध्यम से छात्र स्वयं का मूल्यांकन कर सकता है, छात्र की कमियों को दूर करने कौशल का विकास कर सकते हैं, यानी उसकी कमियों को दूर करके हम उसके जो कौशल है, कला है, उसको विकास कर सकते हैं, है ना। रणनीतियों को सरल करना, यानी एक बालक होता है वह पोर्टफोलियो के माध्यम से स्व आकलन, स्वयं का आकलन भी कर सकता है और जो रणनीतियाँ हैं उस समस्या का समाधान के लिए वो बना सकता है। ठीक है, अगर अभिभावक के लिए बात करें
तो अपने बच्चे की उपलब्धियों की कमियों को जान सकता है, यानी जो माता पिता होते हैं कि उनके जो बालक हैं, उनके जो बच्चे हैं किन विषय में ज़्यादा कमज़ोर हैं, किस में मजबूत हैं, तो उसको बारे में भी अभिभावक जान सकते हैं। ठीक है, अपने बच्चों की कमियों को दूर करने का प्रयास किया जा सकता है। इसके माध्यम से क्या होगा कि माता पिता अपने बच्चों की जो प्रमुख कमियाँ हैं उनको जान के उनको प्रयास कर सकते हैं दूर करने के लिए, है ना। अपने बच्चों की विद्यालय में सक्रियता व सहभागिता को जानते हैं, यानी पोर्टफोलियो के माध्यम से, क्योंकि उसके एक रिपोर्ट या डाटा तैयार किया जाता है जिससे जो माता पिता हैं अपने बालक की जो क्या सक्रियता व सहभागिता को भी समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं साथियों कि व्यक्तिगत अध्ययन क्या होता है। ठीक है, हमने पोर्टफोलियो समझा, हमने सतत व्यापक मूल्यांकन समझा, अब हम समझेंगे कि व्यक्तिगत अर्थ या व्यक्तिगत अध्ययन क्या कहलाता है। तो व्यक्तिगत अध्ययन एक सामाजिक अनुसंधान की एक प्राचीन विधि है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति, संस्था या समुदाय का गहन अध्ययन किया जाता है। जो व्यक्तिगत व्यक्तिगत का अध्ययन को मतलब होता है पर्सनलाइज्ड, है ना। यह एक सामाजिक अनुसंधान की सबसे प्राचीन विधि है। इसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति, किसी संस्था या किसी समुदाय के बारे में गहन अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके अगर हम परिभाषा की बात करें तो गुडे क्या कहते हैं कि व्यक्तिगत अध्ययन एक सामाजिक तथ्यों को संगठित करने की एक ऐसी विधि है जिसमें अध्ययन किए जाने वाली सामाजिक इकाई की एकात्मकता प्रवृत्ति की पूर्णतः रक्षा हो सकती है। तो उन्होंने क्या कहा कि ये व्यक्तिगत अध्ययन जो है तो यह सामाजिक तथ्य की सबसे संगठित इकाई है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि अध्ययन किए जाने वाली जो सामाजिक इकाई है उसकी एकात्मकता और उसकी प्रकृति की क्या होती है, पूर्ण रूप से रक्षा होती है। ठीक है, बीसेंज क्या कहते हैं कि व्यक्तिगत अध्ययन गुणात्मक विश्लेषण का एक स्वरूप है। इसके अंतर्गत क्या किया जाए, किसी व्यक्ति, परिस्थिति अथवा संस्था का अत्यधिक सावधानी पूर्वक और पूर्व अवलोकन किया जाता है। यह क्या है, यह एक व्यक्तिगत अध्ययन का गुणात्मक विश्लेषण का एक विशेष स्वरूप है। इसके अंदर क्या कि किसी व्यक्ति, किसी परिस्थिति या किसी संस्था का अत्यधिक व सावधानी रूप से हम इसमें अवलोकन कर सकते हैं उसके प्रगति के। ठीक है, गिडिंग्स क्या कहते हैं कि शोध के अंतर्गत विभिन्न विषय केवल मानव प्राणी हो सकता है या उसके जीवन का एक उपाख्यान। गिडिंग्स क्या कहते हैं कि जो शोध के अंतर्गत यानी अध्ययन के अंतर्गत केवल मानव ही एक ऐसा प्राणी हो सकता है या उसके जीवन का एक उपाख्यान हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। व्यक्तिगत अध्ययन की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती है कि व्यक्तिगत अध्ययन के तात्पर्य है कि शोधकर्ता इकाई को लेकर शोध करता है तथा इकाई, व्यक्ति, संस्था, जाति अथवा कोई समुदाय भी हो सकता है। यानी इसकी जो मुख्य प्रमुख विशेषता है, इसमें क्या किया जाता है कि शोधकर्ता जो होता है वह एक इकाई को लेकर शोध करता, शोध का मतलब अनुसंधान करता है। इसमें क्या एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक संस्था भी हो सकता है, कोई विषय भी हो सकता है, ये तो एक अध्ययन का इकाई। दूसरा अगर हम बात करें कि ऐतिहासिक अध्ययन, यानी इसके अंतर्गत अध्ययन की जाने वाली जो इकाई है वह भूतकाल से वर्तमान काल तक अध्ययन किया जाता है ना। उस जो ऐतिहासिक अध्ययन के अंतर्गत आता है। गुणात्मक अध्ययन की बात करें तो इसके अंतर्गत गुणात्मक अध्ययन होता है। इकाई का अध्ययन वर्णनात्मक शैली में होता है। गुणात्मक अध्ययन के अंतर्गत जो किसी भी इकाई, चाहे वो मनुष्य हो, वस्तु हो, संस्था हो या कोई विषय हो, उसके बारे में जो है तो उसके गुणात्मकता का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है वर्णनात्मक शैली में। फिर क्या है कि एक या कुछ इकाइयों का अध्ययन, यानी इसके अंतर्गत कुछ ऐसी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है या कुछ इकाइयों का अध्ययन होता है। इन इकाइयों में व्यक्ति, परिवार, समूह या जाति का अध्ययन हो सकता है। ठीक है, सीमित क्षेत्र की बात करें तो व्यक्तिगत अध्ययन विधि में किसी एक विशिष्ट इकाई का अध्ययन किया जाता है, अतः यह क्षेत्र सीमित हो जाता है। इसमें क्या होता है, एक विशिष्ट इकाई, चाहे वह मनुष्य की इकाई हो, कोई विषय हो, कोई संस्था हो या कोई क्षेत्र, उसमें उसको जो है तो विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर गहन अध्ययन की बात करें तो इस पद्धति की सहायता से समस्या से कोई संबंधित अति गहन यानी अति गहन सूक्ष्म तरीके से अध्ययन किया जाता है। इस पद्धति में सभी पहलुओं का गहन अध्ययन होता है। तो इसमें क्या होता है कि अति सूक्ष्म, बिल्कुल गहराई में जाके इसमें जो है तो किसी भी टॉपिक पे अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, किसमें गहन अध्ययन में। कारकों का अध्ययन की बात करें तो इस पद्धति के द्वारा उन सभी कारकों का पता लगाया जाता है जो इसके इकाई के स्वरूप को निर्धारण करते हैं। ठीक है, जैसे कोई विषय है, कोई संस्थान है, उसके जो निर्धारण में, स्वरूप निर्धारण में जो मुख्य कारक हैं उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है,
चलिए आगे बात करें, अगर हम कुछ व्यक्तिगत शिक्षण प्रणाली की, तो शिक्षण की व्यक्तिगत प्रणाली को सामग्री के चयन करने के अलावा सभी विषय वस्तुओं के लिए उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, इसमें केवल वस्तुओं के चयन के अलावा ही नहीं, बल्कि इसमें जो है तो हम उन विषय वस्तुओं का भी उपयोग कर सकते हैं जिससे शिक्षण व्यक्तिगत प्रणाली को विकसित होती है। ठीक है, इसमें सामग्री के माध्यम से अवगत कराने के लिए उपयुक्त है। इस प्रणाली में मूलतः 5 तत्व होते हैं। पहला क्या, सीखने की निपुणता होनी चाहिए। ठीक है, आत्मनिरीक्षण होना चाहिए, लिखित सामग्री पर अत्यधिक बल देना चाहिए, है ना, कुलानुशासक और व्याख्यान होना चाहिए। व्यक्तिगत शिक्षण प्रणाली के अगर लाभ की बात करें तो इस प्रणाली से शिक्षार्थी को क्या प्राप्त होती है, दक्षता। दक्षता का मतलब होता है एक कौशल, है ना, प्राप्त होती है। ठीक है, विद्यार्थी अपनी स्वयं तय की गई गति से सीखता है, यानी बच्चा जब सीखेगा तो वह स्वयं के द्वारा एक गति का निर्धारण किया जाता करेगा और वह सीखने का प्रयास करेगा। ठीक है, अगर हम सीमाएं की बात करें इसकी, यानी दोष की बात करें, तो यह तेजी से बदलती पाठ्यक्रम सामग्री के उपर्युक्त नहीं है। जिस तेजी से वर्तमान स्थिति में जिस तेजी से जिस गति से जो पाठ्यक्रम की विषय वस्तु बदल रही है, अगर उस हिसाब से बदले तो उसके हिसाब से यह विधि जो है तो यह शिक्षा प्रणाली उपर्युक्त नहीं है। यह प्रणाली मनोसंचालक और भावनात्मक ज्ञान क्षेत्रों के लिए उपर्युक्त नहीं है। यह जो व्यक्तिगत शिक्षण प्रणाली, अगर इसमें मनोसंचालक, है ना, फिजियोकोमोटर और जो अफेक्टिव ज्ञान क्षेत्र है उनके लिए यह प्रणाली उपयुक्त नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात करें हम प्रदर्शन विधि की, तो यह विधि सीखने के सिद्धांतों पर आधारित है। यह किन सिद्धांतों पर आधारित है, यह विधि सीखने के सिद्धांतों पर आधारित है। इस विधि में कक्षा में संज्ञानात्मक, भावनात्मक व मनोसंचालनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस विधि का किस में प्रयोग किया जाता है, तो संज्ञानात्मक में, भावनात्मक में और मनोसंचालक में। ठीक है, उनके जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। किसका, प्रदर्शन विधि, इसको हम डेमोस्ट्रेशन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, प्रदर्शन को मौखिक स्पष्टीकरण के संयोजन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह दृश्य श्रव्य स्पष्टीकरण के लिए आवश्यक हो सकता है। ठीक है, इसको हम किस में कर सकते हैं कि मौखिक स्पष्टीकरण के संयोजन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। यह दृश्य श्रव्य यानी ऑडियो और विजुअल दोनों के लिए स्पष्ट हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर हम प्रदर्शन विधि के लाभ की बात करें तो यह विधि वस्तुओं, विचारों और सामग्रियों को समझने में प्रभावशाली होती है। इस विधि के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि वस्तुओं के बारे में, विचारों के बारे में और उनसे संबंधित जो सामग्रियां हैं उनसे संबंधित में हम ज्ञान को समझने में भी प्रभावशाली हो सकती है। ठीक है, इस विधि में अमूर्त अवधारणाओं को प्रभावी ढंग से समझाया जाता है। इस विधि में क्या किया जाता है, जो अमूर्त अवधारणाएँ हैं, है ना, जो अज्ञान अवधारणाएँ हैं, अज्ञात अवधारणा, उनको बारे में प्रभावी ढंग से समझाया जा सकता है। ठीक है, यह विधि उद्देश्यों को संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देती है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें प्रदर्शन की कुछ सीमाएं यानी कुछ दोष भी हैं, तो इस विधि में प्रयोगात्मक या एक्सपेरिमेंटल प्रक्रिया में भाग लेने के लिए केवल कुछ ही अवसर होते हैं। अगर इसमें हम एक्सपेरिमेंटल या कुछ प्रयोगात्मक भाग लें तो इसमें कुछ ही ऐसे अवसर होते हैं जिसमें हम भाग ले सकते हैं और कुछ में भाग नहीं ले सकते। ठीक है, आई होप साथियों आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर में आया होगा, वीडियो पसंद में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।